वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022। ये जो वैकेंसी आई है और विषय है समाजशास्त्र। ये हल प्रश्न पत्र हम 2004 का हल प्रश्न पत्र करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 3 दो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है इस हल प्रश्न पत्र का और इसमें 25 MCQ रहेंगे। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट होगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। पहला है वर्ष 1988 में और दूसरा वर्ष 1992 में, सी वर्ष 1993 में और वर्ष 1995 में। कौन से वर्ष में गठन हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का? इसका आंसर बताएं 51 का। इसका आंसर हो जाएगा 2। वर्ष 1992 में महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। और महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को और राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है। पहला दिया है विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणताएं होती हैं, बी ये प्रेरणताओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं, और दो सेशन और हैं, सी और डी। ये रहे आपकी। सी में है विशिष्ट चालक एवं स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं है वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं, और डी विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। 51 का आंसर बताएं। क्या है 51 का आंसर? 52 का आंसर हो जाएगा 4। ये रहा, विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। ये पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन। विशिष्ट चालकों के 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं इनकी। फर्स्ट है विशिष्ट चालक महत्वपूर्ण स्थायी चालक अथवा प्रेरक होते हैं, और दूसरा हमें बता रहा है वे स्वयं संवेग अथवा मूल प्रवृत्ति नहीं होते बल्कि इन संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का प्रकट रूप होता है। ठीक है, और तीसरा है उनका कोई तर्कयुक्त आधार नहीं होता है अथवा उनकी अभिव्यक्ति का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, और बी शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, सी भूस्वामित्व परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, और डी है आपका उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। कौन सा आंसर है? प्रश्न नंबर 53 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 4, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। ग्रामीण नेतृत्व में उभरती विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये आपकी 7-8 विशेषताएं दी हैं, इसको पढ़ लेना। फर्स्ट में प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रादुर्बल, और दूसरा शिक्षा का महत्व है, तीसरा नेतृत्व की विशेषताएं और युवकों को बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व, 5वां में दिया है महत्व वर्ग और प्रधानता, और 6वां में है नेतृत्व में परिवर्तनशीलता है आपका। ठीक है, और 7वां में भूस्वामित्व परिवार जाति के प्रभाव में ह्रास हो रहा है, और 8वां लास्ट है अधिकांशी नेतृत्व पर बल। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। ए पश्चिमीकरण एवं संकुचित व सीमित अवधारणा है, और बी में है पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचालक है, और सी यह एक स्थानीय लेविन है, और डी इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा आंसर है 54 का?
इसका आंसर है 4 डी, इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, नहीं होता है। और इनकी पुस्तक है डेनियल की द पार्सिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी 1958 में प्रकाशित हुई थी। और इसी में आधुनिकीकरण शब्द को अधिक व्यापक एवं उपयुक्त मानते हुए इन्होंने पश्चिमीकरण के स्थान पर प्रयोग किया था। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, इसमें मिलान करना है, इसको देख लेना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्ष पर ध्यान दें। इसमें निष्कर्ष निकालना है, ये रहा आपका का है, आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। और खा है, निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्श में संगठित हुई हैं। और गा, ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे अभी भी प्रभावी हैं। और घ में है, ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता भिन्नता से प्रभावित है। ये किसने कहा था? आपका ए में है ए सी मेयर, और बी है आपका बी एन कोहेल, और सी में है ओ पी शर्मा, डी में है योगेंद्र सिंह। किसने कहा था? किसकी परिभाषाएं हैं ये? और इसका आंसर हो जाएगा डी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने कहा था। और इन्हीं के अनुसार 4 ये प्रकार की हैं, इसको पढ़ लेना, पढ़ तो पहले निष्कर्ष निकाल चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के स्तरीकरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान पर किस विषय को रखा था? इनका विज्ञान का जो स्तरीकरण था उनमें पहला स्थान किस विषय को दिया था? प्राणी शास्त्र को दिया था, कि भौतिक शास्त्र को, कि गणित शास्त्र को, कि समाज शास्त्र को? तो इसका आंसर आई होप आप सभी लोगों को पता है, ये है गणित शास्त्र। इनका क्रम भी देखते हैं। और अगस्त कॉम्ट ने विज्ञान के स्तरीकरण सिद्धांत का गणित से प्रारंभ होकर खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इसके बाद होते हुए समाजशास्त्र पहुँचता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57। आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मानदंड है? ए जन सहभागिता, बी विवेकशीलता, और सी गतिशीलता, डी औद्योगिकरण। क्या है 57 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, विवेकीकरण। और देखते हैं, आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मानदंड विवेकशीलता को होता है, और जो कि समाज में अपनी उच्चता को प्राप्त कर लेती है, और तभी ऐसी स्थिति आती है। और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने, जैन धर्म वल्लभी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। यह कथन किसका है? ... ये सत्य है, ये असत्य है, सी में है ए और दो दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर है? 58 का आंसर बताएं। जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट, यह सत्य है। ठीक है, ये रहा आपका, यह सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 59 आपके सामने, इसमें अनुच्छेद दिए हैं। छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थानों में स्थान पर आरक्षण द्वारा अनुसूचित जातियों के शिक्षण स्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(16)(4) में, और अनुच्छेद है 330 और 332 में, और चौथा है अनुच्छेद 339A में। 59 का आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, अनुच्छेद 15(4) में। और शिक्षा संस्थानों में अनुच्छेद 15(4) में दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? डॉक्टर D.P. मुखर्जी का, डॉक्टर D.N. मजूमदार का, और डॉक्टर R.K. मुखर्जी और योगेंद्र सिंह। किसका है?
प्रसिद्ध विश्व भर में? सामाजिक मूल्य, ये आई होप आप सभी लोगों को पता है। 60 का आंसर सी, डॉक्टर आर के मुखर्जी, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और डॉक्टर मुखर्जी ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख रूप से समकालीन अंतर अनुशासन पद्धति, सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक परिस्थिति संबंध अपने विशिष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। और मुखर्जी लिखते हैं कि मूल्य समाज द्वारा जो स्वीकृति ऐसी इच्छाएं और मूल्य लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण, अनुकूलन, सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। ये किसने कहा था? कूले ने कहा था, कि गिर्स ने कहा था, कि किम्बल यंग ने कहा था, कि मीड ने कहा था? कौन से थिंकर थे जिन्होंने कहा था सामाजिक अंतःक्रिया पारस्परिक प्रभाव है? 61 का आंसर है आपका 2, बी है गिर्स, इन्होंने कहा था। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म, और डी में है सामाजिक मान्यताएं। 62 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। समाजीकरण द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण स्वयंसेवी प्रभावी बन जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण की प्रक्रिया से ही गुजरता है। यानी कि जब किसी बालक का जन्म होता है और उसका वृद्धावस्था, उसकी मृत्यु तक का सोशलाइजेशन उसका चलता ही रहता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर सीखता ही रहता है, निरंतर आगे बढ़ता है। पड़ोस सिखाते हैं, मित्रमंडल सिखाते हैं, परिवार सिखाता है, आपका स्कूल सिखाता है विद्यार्थी को। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने पूछ रहा है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसे व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की अपेक्षा करता है? ए जातिवाद, बी क्षेत्रवाद, और सी संप्रदायवाद, और डी भाषावाद। 63 का आंसर बताएं फटाफट। और इसका आंसर है फर्स्ट, जातिवाद। काका कालेकर के अनुसार जातिवाद एक ऐसी उच्च अंधा तथा उच्च सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुता जैसी स्वतः सामाजिक मानकों की अपेक्षा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? ए नगरों का विस्तार होना, बी मलन बस्तियों का प्रसार होना, और सी उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना होना, और डी में है चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होना। किसको समस्या माना जाएगा? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, हो जाएगा मलन बस्तियों का प्रसार होना। ये समस्या है नगरीकरण के लिए बहुत बड़ी। नगरीकरण के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर रोजगार की खोज में जो नगरों की ओर आते हैं जो व्यक्ति पलायन करते हैं, किंतु आवास की कमी के कारण वह गंदी बस्तियाँ बसा लेते हैं। मतलब कहीं देखा होगा आपने सिटियों में रेलवे जो रेल ट्रेन करती है वहाँ गंदी बस्तियाँ में सबसे ज़्यादा मलन बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। झोपड़पट्टी बनाकर लोग रहने लगते हैं क्योंकि रहने के उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कमरा रेंट लेकर रह सकें और कुछ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो इसलिए सुविधा का अभाव हो जाता है उनके लिए, इसलिए वो झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगते हैं जो जगह खाली होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 65, घटनाक्रय विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? ए वर्णनात्मक दृष्टिकोण, बी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, और सी परंपरागत दृष्टिकोण, और डी अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। 65 का आंसर बताएं क्या है? और 65 का आंसर हो जाएगा बी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। किसी भी घटना के बारे में पूर्वाग्रहों, पूर्ण मान्यताओं एवं दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विधि को परिघटन शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। परिघटन शास्त्र केंद्रित द्वारा वस्तुओं को जैसे का तैसा ही व्याख्या करता है, अतः इसका दृष्टिकोण व्याख्यात्मक है।
और ये आपको बताना है एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है, ये आपको कमेंट करके बॉक्स में बताना है किसकी पुस्तक है। प्रकटन शास्त्र कई बार पीजीटी में पूछी जा चुकी है और नेट में भी ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, तो इसको ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं। प्रकार आपके अप्रकार, और सी में है प्रकट प्रकार, और डी में है अंतर्निहित प्रकार। जो व्यवस्था के समायोजन के अनुकूल बनाए रखते हैं उनको क्या कहलाते हैं। 66 का आंसर है प्रकार। किसी भी घटना, तत्व या इकाई के वे वस्तुपरक परिणाम प्रकट या व्यक्त प्रकार हैं जो किसी व्यवस्था को सहयोगी द्वारा अपेक्षित मान्यता एवं वांछित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रश्न नंबर 67 आपके सामने पूछ रहा है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन किसका है, क्या सत्य है क्या सत्य है, सत्य है क्या सत्य है कि ए और ए बी दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का आंसर, इसका आंसर है बिल्कुल सत्य है। इन्होंने मैक्स वेबर ने के अनुसार की बात करें तो उन्हें किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्ताओं द्वारा लगाए गए व्यक्तिपरक अर्थ के अनुसार किसी क्रिया में दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्ति तथा क्रियाओं का समावेशन हो, तो उसे हम अंतःक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है। ए विज्ञान और तकनीकी की, बी बढ़ते हुए अपराधों की, और सी प्रथाओं और परंपराओं की, डी धार्मिक अंधविश्वासों की। किसकी है 68 का आंसर, ये आपका ए सही है, विज्ञान और तकनीकी। E.M. रॉजर्स ने ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए इन्होंने 3 चरणों में व्यक्त किया था। पहला आविष्कार, और दूसरा प्रसार, और तीसरा आपका परिणाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने पूछा है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्वक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है, किसने कहा था। पहला है ए पिडिंगडर डटन, और दूसरा है मेलिनोवस्की, तीसरा रूथ बेनेडिक्स, और चौथा में टाइलर। 69 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा मेलिनोवस्की साहब। और मेलिनोवस्की ने प्रकारवाद सिद्धांत के प्रणेताओं में से एक रहे हैं और उन्हीं के सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्ट हमें उनकी पुस्तक संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो 1944 में प्रकाशित हुई थी उसमें देखने को मिलती है। और इन्हीं के अनुसार समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की। ए समाज नीति निर्माताओं ने, बी जगत गुरु शंकराचार्य ने, और सी नेल्सन मंडेला ने, डी व्यापारियों ने। किसने की थी पिछड़े वर्ग की समस्याओं का निदान के लिए। 17 का आंसर ये आपका है सामाजिक नीति निर्माताओं ने। और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत अब तक 2 पिछड़े वर्ग आयोजित गठित किए गए हैं। और पहला 1953 में था काका कालेलकर के द्वारा, और 1978 में ये पीबी मंडल के आयोग की रिपोर्ट के द्वारा हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। पूछ रहा है कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ए 3 पीढ़ी के लोगों का होना, बी समाविष्टवाद की भावना, सी श्रम का सरल विभाजन, और डी स्वतः विकास। कौन सी विशेषता नहीं है संयुक्त परिवार की। 71 का आंसर है 4 स्वतः विकास। वास्तविक परिवार एक विशिष्ट रूप से विशेषता भारत के जो हिंदू समुदाय में पाया गया है वो संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाती है। और संयुक्त परिवार की विशेषताओं की बात करें तो इस प्रकार है। सामान्य परिवार की विशेषताएं, सामान्य निवास होता है, रसोई घर होता है, खान पान होता है उनका, एक साथ लोग रहते हैं, एक साथ पूजा पाठ होती है उनकी, ठीक है, उसको समुदाय स्वतः विकास समुदाय की विशेषता है। और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने पूछ रहा है,
किस विशेषता का संबंध सम्मिति से है? ए सामान्य उद्देश्य, बी स्वतः विकास, सी विशिष्ट उद्देश्य और डी अनिवार्य सदस्यता। इसका आंसर है विशिष्ट उद्देश्य। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम सम्मिति कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो सम्मिति मिट जाती है। सम्मिति को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाई गई एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही साथ एक कार्यकारिणी भी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 आपके सामने पूछ रहा है, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी को चुनाव करने का कार्य कहलाता है? एक विवाह, बी अंतर्विवाह, सी बहिर्विवाह और डी कुलीन विवाह। 73 का आंसर बताएं क्या है? और इसका आंसर है अंतर्विवाह। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार अंतर्विवाह से अभिप्राय उन विनियम से है जो अपने समूह में ही विवाह करने के लिए जीवन साथी का चुनाव अनिवार्य हो जाता है। और कुछ हिंदू जातियाँ ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती। और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने पूछ रहा, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी भाग्य का भरोसा करना और डी काम करने पर ही काम की इच्छा न होना। ये आप सभी लोगों को आंसर पता है। 74 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4, काम मिलने पर भी काम की इच्छा न रखना। ये भारत में निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये 75। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम ए सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, बी आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं और सी असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, डी व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? 75 का आंसर क्या है? 75 का आंसर और 75 का आंसर हो जाएगा 3, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। असहयोगी प्रक्रिया जो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएँ आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने का कार्य करती हैं और इसी प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं प्रतिकूलन को शामिल किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को ये आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इसमें हमने 25 MCQ के ऊपर डिस्कस किया है। और नेक्स्ट लेक्चर आपका लेकर आके आएंगे हम, ये देख लीजिए यूपी पीजीटी का ही रहेगा आपका प्रश्न नंबर हर प्रश्न पत्र 4 और प्रैक्टिस सेट 4, इसमें भी 25 MCQ रहेंगे। और मित्रों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।